सलाम ख़वातीन व हज़रात, चैनल पे वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जोक की तरह पीछे पड़ा हुआ हूँ कि आप लोग जो है वो रिमोट जॉब्स करें, डॉलराइज़ करें अपनी इनकम को, दुनिया भर की इकोनॉमी का पार्ट बनें और ओवरऑल अपनी जो नेट वर्थ है, अपनी इनकम है, उसको बढ़ाएँ, उसको इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ पैक करें। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि बूम बस्ट आता रहता है। अभी मोस्ट रिसेंटली एक रियल एक्सचेंज रेट का नंबर होता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का गालिबन नंबर होता है, जो कि अगेन 106 पे पहुंचा हुआ है। डॉलर हमने कंट्रोल किया हुआ है। हमारी पुरानी आदत है, हम बारहा एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं। हमने फिर से उसको रिपीट किया हुआ है और एक बड़ा टेंशन है। हफीज़ पाशा ने भी पिछले दिनों आके एक प्रोग्राम में भी बोला कि एक्चुअल रियल वैल्यू ऑफ द डॉलर माइट एक्चुअली बी टचिंग 300 320, और जितना हम इसको कंट्रोल मज़ीद करेंगे उतना ज़्यादा हमें दर्दनाक किस्म का, इसको इवेंचुअली वायलेंट किस्म का जो है ना इसको देखना पड़ेगा, कि जो कि पहले भी मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। तो ज़ाहिर है कि एक एंग्जाइटी बढ़ रही है मार्केट के अंदर। मुझे मल्टीपल लोगों के मैसेजेस आए कि जी अगर आप रियर को देख रहे हैं और डॉलर जो है वो अगेन एक पोटेंशियल क्रैश की तरफ जा रहा है या रुपया क्रैश की तरफ जा रहा है, तो हम अपनी वेल्थ को किस तरह प्रोटेक्ट करें। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान में था, मुझे याद है कि मेरी तो नेटवर्थ हाफ हो गई थी। 160 रुपए से 320 रुपए पे उस वक्त डॉलर चला गया था, और मैंने उस वक्त पूरा जो 5 साल लगा के सारी मेहनत करके पैसा कमाया था, वो सारा का सारा अपनी वैल्यू लूज़ कर गया था। अब उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान में बड़ी लिमिटेड आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्ट करने की। स्टॉक मार्केट में हमेशा से बड़ा एक उसका सपोर्टर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। वो हमेशा ग्रो करती है, वो हमेशा नॉर्मलाइज़ करती है। जो भी आपकी इन्फ्लेशन होती है प्लस ग्रोथ रेट होता है, एटलीस्ट वो आपको मिलता है। और उसमें जो अच्छे स्टॉक्स अगर आप देख लें तो ओवरऑल आप उसका फ़ायदा उठाते ही उठाते हैं। लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि एक रिस्क हमेशा रहता है, नैरेटिव की वजह से, जियोपॉलिटिक्स की वजह से अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हिस्टोरिकली पाकिस्तानीज़ प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क जो है कंपैरेटिवली कम होता है, हार्ड एसेट होता है, इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन एक तो उसमें लिक्विडिटी का मसला होता है। दूसरा, मैं पर्सनली अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं बड़ा अगेंस्ट रहा हूँ जो आपकी पंप एंड डंप किस्म की फाइलों वाली प्रॉपर्टी है ना, जो इस्लामाबाद, लाहौर, नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर एक स्पेसिफिकली हमें बहुत ज़्यादा मिला कि जी बड़ी-बड़े आपने एकर्स ऑफ लैंड लिए, उसके ऊपर आपने लाइनें ड्रॉ की, उसकी फाइलों के ऊपर पैसा घुमाया, अमीर आदमी मज़ीद अमीर हो गया, और जो आम आदमी है बेचारा, वो इस ख्वाब में कि हम इस प्रॉपर्टी से अपनी कोई वैल्यू बढ़ा देंगे, वो वहाँ पे स्टक हो गया। अगेन लिक्विडिटी एक साइड के ऊपर, ओवरऑल उसकी कोई नेट वैल्यू ही नहीं थी, कोई प्रोडक्टिविटी ही नहीं थी, कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं हमेशा से बड़ा इस चीज़ का प्रोपोनेंट रहा हूँ कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ पर एक्चुअल के अंदर जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वहाँ पे लोग रहेंगे। 5 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स का अपेरेंटली पाकिस्तान को रिक्वायरमेंट है, फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। मसला उसमें यही आ जाता है कि जब लोग उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनको समझ ही नहीं आती किधर इन्वेस्ट करें। अगर मैं किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो बिल्डर जो है वो बनाएगा भी, नहीं बनाएगा, सारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, प्रोजेक्ट फंस तो नहीं जाएगा, 10 किस्म के मसाइल होते हैं। उसके लिए पाकिस्तान में हिस्टोरिकली एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑल्टरनेट चीज़ एग्जिस्ट करती रही है। मल्टीपल टाइम्स मैंने चैनल में बात की है, लेकिन लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। इट्स कॉल्ड अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, इट्स फुली रेगुलेटेड, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। एक एक नंबर इनका, किस तरह पैसा इकट्ठा हो रहा है, किस जगह पैसा लग रहा है, सारी बुक्स मेंटेन्ड होती हैं, और उसके ऊपर आपको रेगुलेटेड एट अ वेरी वेरी कंपैरेटिवली लोअर रिस्क आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। अब ज़ाहिर है कि मैं इसी सा कायल हूँ कि यार सिस्टम्स बिल्ड करें लॉन्ग टर्म के ऊपर, उसी से आपको फ़ायदा होगा। एक सिस्टम ज़बरदस्त पाकिस्तान में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको हमने ज़्यादा देखा नहीं है, जिसकी वजह से आज मैंने दावत दी पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा रीट है, एग्जिस्ट करता है, सबसे पुराना भी एग्जिस्ट करता है, आरिफ हबीब डॉलमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि डॉलमेंट मॉल कराची, डॉलमेंट मॉल लाहौर और इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चला भी रहे हैं। उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए भी हैं और बहुत सारे और वो लॉन्च भी कर रहे हैं। उनके सीईओ को हमने दावत दी, मोहम्मद इजाज साहब, हु इंटरेस्टिंगली इज़ ए ग्रेजुएट ऑफ फास्ट कंप्यूटर साइंस बैक इन 1991, जिस यूनिवर्सिटी से मैं भी ग्रेजुएट किया हूँ। So great to have you, sir. Thank you so much for taking the time out and joining us. अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इजाज साहब, मैं कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करूंगा जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट यू। आपने अपना करियर किधर से स्टार्ट किया, और हाउ डज अ फास्ट ग्रेजुएट एंड अप इन द रियल एस्टेट सेक्टर? जैसा कि आपने बताया कि मैंने फास्ट से ग्रेजुएट किया और उसके बाद फिर मैंने आईबीए से एमबीए किया बैंकिंग प्रोग्राम से, और बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन किया। और इस दौरान फिर मैंने कुछ टाइम एंग्रो केमिकल के साथ भी गुजारा और कैपिटल मार्केट में काम किया। हम लोग एक सेंस में बहुत फॉर्चुनेट थे कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब शुरू हुए तो उसी वक्त हम आईबीए से ग्रेजुएट कर रहे थे, यानी 1992 के रिफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लिबरलाइज हो रही थी, नए बैंकिंग लाइसेंस इशू हो रहे थे और कैपिटल मार्केट्स रिफॉर्म हो रही थी।
तो उस वक़्त ये रिसर्च, डेटा बेस्ड एनालिसिस ये सब नया-नया प्रोसेस था और एक एक्साइटिंग करियर अपॉर्च्युनिटीज़ जनरेट हो रही थी। उसी में मैं हम लोग मार्केट में उस वक़्त एंटर हुए, तो कैपिटल मार्केट के बाद ये बहुत ऑब्वियस था कि जो सेक्टर जिसको ओपन अप होना है और रिफॉर्म होना है, वो रियल एस्टेट सेक्टर है। बिकॉज़ ये वन ऑफ द मदर इंडस्ट्रीज़ इसको आप कहिए ये हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इसके साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे प्रोफ़ेशंस इसके साथ जुड़े हुए होते हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ में रियल एस्टेट एक बहुत फंडामेंटल और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उस वक़्त से हमारी ये एंटीसिपेशन थी कि रियल एस्टेट सेक्टर को रिफ़ॉर्म होना है। पाकिस्तान में चीज़ें जो हैं, वो कई दफ़ा साइकिल्स में फँस जाती हैं और स्लो मूव करती हैं। सो मेरा ख़्याल है कि हम लोग 20-30 साल पीछे चल रहे होते हैं वहाँ से जहाँ हमें होना चाहिए, स्लो पेस ऑफ रिफ़ॉर्म्स की वजह से। लेकिन ये है कि चीज़ें मूव ज़रूर कर रही होती हैं। सो इसी तरह रियल एस्टेट में भी 2005 में पहली मर्तबा रीट्स के बारे में बात हुई कि रियल एस्टेट सेक्टर को कैसे रिफ़ॉर्म किया जाए। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में बात हुई। 2008 में रीट रेगुलेशंस आए और मैंने आरिफ हबीब ग्रुप को जॉइन किया टू एस्टेब्लिश अ रीट मैनेजमेंट कंपनी और उस वक़्त से फिर ये सफ़र शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में हम साउथ एशिया की पहली रीट लेकर आए, डॉल्मेन सिटी रीट, जो बहुत कामयाब हुई और उसके बाद रिफ़ॉर्म का प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जारी रहा और 2022 में मुझे लगा कि हम वो लेवल अचीव कर पाए जहां एक्टिविटीज़ में बूम आया और उसके बाद से फिर नए रीट फंड्स क्रिएट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक लीडिंग पोजीशन एक्वायर कर पाए और एक बहुत अच्छी लाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स और कामयाब प्रोजेक्ट्स की जो है वो इस्टेब्लिश हुई है। इंटरेस्टिंग। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने तो बहुत रिसेंटली रीट्स का सुना। आई एम वेरी सरप्राइज़्ड टू हियर कि 2008 से शुरू हुआ हुआ है। आई एम क्यूरियस कि पब्लिक को इतना ज़्यादा इसके बारे में क्यों नहीं पता था और जो हमने अर्ली 2000s में देखा कि जब प्रॉपर्टी का बूम आया और जो मेजर आपकी मशरूम ग्रोथ हुई, वो वही फाइलें और अनरेगुलेटेड और एक अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से ग्रोथ हो रही थी। तो उस टाइम के ऊपर, उस टाइम से अब तक इनफैक्ट, क्यों इस रेगुलेटेड बेहतर स्ट्रक्चर को पब्लिक देख नहीं सकी, समझ नहीं सकी और ये जनरली क्यों इतना पॉपुलराइज़ नहीं हो सका वर्सेस अ लॉट ऑफ अदर मोर, इफ आई मे से सो, पंप एंड डंप प्रॉपर्टी के जो स्ट्रक्चर्स और सोसाइटीज़ और फाइलें जो हिस्टोरिकली चलती रही हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रिंसिपल है, आप अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हैं। रियल एस्टेट में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो ज़्यादातर बिजनेस पाकिस्तान में या तो एओपी के फॉर्मेट में हो रहा था, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, या प्राइवेट लिमिटेड के स्ट्रक्चर में हो रहा था। वहाँ जो इश्यूज आ रहे थे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आ रहे थे कि हम कैपिटल को एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे थे, पूल नहीं कर पा रहे थे। सो म्यूचुअल फंड्स का एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी दुनिया में मौजूद था कि जहाँ पर एक ट्रस्टी का कॉन्सेप्ट होता है, एक ट्रस्ट का स्ट्रक्चर होता है, आप एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं और उसमें एक ट्रस्टी होता है जो कि एक इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे पाकिस्तान में दो कंपनियां हैं जिनके पास ट्रस्टीशिप का लाइसेंस है। एक सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है जो हमारी तमाम रीट्स में ट्रस्टी के तौर पे काम कर रहे हैं और दूसरी है डिजिटल कस्टोडियन कंपनी, वो अभी स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रही है। तो ट्रस्टी को ये फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उनकी एचआर की रिक्वायरमेंट, उनकी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट, उनके सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट वो एसएससीपी ने बहुत अच्छे से डिफाइन की हुई हैं। फिर जब आप पूल करते हैं रिसोर्सेस को तो ये कंसर्न रहता है कि यूज़ ऑफ मनी कैसे मैनेज होगा। सो रीट ने उस कंसर्न को एड्रेस कर दिया। जैसा कि एस्क्रो की अरेंजमेंट होती है कि आपके जो अकाउंट्स हैं और आपके जो एसेट्स के टाइटल हैं वो ट्रस्टी के नाम पे होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिशरीज, और बेनिफिशरीज वो लोग हैं जो अपना सरमाया इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत खूबसूरत, एक बड़ा एलेबरेट सिस्टम जो है वो एससीसीपी क्रिएट कर पाई और हमने दुनिया में ये क्योंकि काम हो ही रहा है तमाम डेवलप्ड मार्केट्स में, उनको स्टडी कर सकते थे, उनको स्टडी किया, उनके प्रोस कॉन्स देखे, पाकिस्तानी माहौल में उसको इवेल्युएट किया और इस तरह से एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर रीट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो फॉर्म हो गया। लेकिन जैसा आपने कहा कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो रियल एस्टेट को डोमिनेट करता रहा है और फॉर्मल सेक्टर नहीं आया। उसकी एक वजह ये भी है कि फॉर्मल फाइनेंस नहीं आया। वो कहते हैं कि बिजनेसेस आर मैनेज्ड
द वे दे आर फाइनेंस्ड। आपकी जो भी सोर्सिंग ऑफ फाइनेंस होती है उसी तरह से आप बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब क्योंकि इस सेक्टर में फॉर्मल फाइनेंस नहीं था तो वो सेक्टर फॉर्मलाइज हुआ नहीं, लेकिन पिछले 15-20 बरस में कॉर्पोरेट हाउसेस जो हैं वो इसमें एंटर हुए। आरिफ हबीब ग्रुप इसमें एंटर हुआ, पैकेजेस आए, लकी वाले आए, निशात वाले आए, तो वो फिर ये बात समझ में आने लगी। कंपैरिजन में चीज़ें ज़रा ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं कि आप इनफॉर्मल सेक्टर में काम करेंगे तो आप किस स्केल का काम कर पाएंगे, आप किस क्वालिटी की एचआर अट्रैक्ट कर पाएंगे और किस किस्म के रिटर्न अर्न कर पाएंगे। जब ये 5-6 बिजनेस हाउसेस आए हैं इसके अंदर और फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इनके ज़रिए पार्टिसिपेट किया, तो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी और कंपैरिजन भी क्रिएट हुआ कि अगर आपको अच्छा रियल एस्टेट एसेट, वर्ल्ड क्लास एसेट क्रिएट करना है तो आपको फॉर्मल प्लेटफॉर्म से ही कर पाएंगे। वो चाहे डॉल्मेन सिटी रीट हो, वो लकी वन मॉल हो, वो एम्पोरियम हो, वो पैकेजेस हो, वो जो भी आप ऐसा अच्छा एसेट क्रिएट करें जो वर्ल्ड क्लास का होगा, उसके लिए आपको फॉर्मल प्लेटफॉर्म चाहिए। तो इसीलिए इसकी अवेयरनेस अब बढ़नी शुरू हुई है। फिर मार्केट में कंपटीशन शुरू हुआ है क्योंकि जो बायर है उसको बेहतर प्रोडक्ट मिलनी शुरू हुई है, उसका रिस्क बेहतर मैनेज होना शुरू हुआ है। वो बिजनेस एंटिटीज़ जो इस सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम सेट किया है एससीसीपी ने, रिपोर्टिंग का सिस्टम सेट किया है। आपको रेटिंग करवानी है, आपको वैल्यूएशन करवानी है, आपको ऑडिट करवाना है, आपको लिस्टिंग करवानी है। तो एक बहुत खूबसूरत एलैबोरेट सिस्टम जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो अब सेट हो गया है। और अब ये मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि अगर आपको सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट करना है, सस्टेनेबल हो, compete कर सके, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का हो, तो आपको रीट के प्लेटफॉर्म से काम करना होगा। तो अब ये आगे ही जो है जो रियलाइजेशन है वो इम्प्रूव हो गई है। पाकिस्तान में जनरली जो रेगुलेटेड सेक्टर होता है ना किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, वो हमेशा बेचारा मार खाता है, उसके ऊपर टैक्सेस भी ज़्यादा पड़ते हैं, उसको धक्के भी ज़्यादा खाने पड़ते हैं, ज़्यादा ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस को भी खुश करना पड़ता है। एंड बिफोर देर एबल टू रियली डू समथिंग मीनिंगफुल एंड वैल्यूएबल, ऑलरेडी उनका जो वैल्यू का मेजर चंक है वो लेफ्ट राइट गवर्नमेंट ले जाती है, टैक्सेस ले जाते हैं। आई एम क्यूरियस कि आप लोगों के केस में जो रिटर्न्स को अगर हम कंपेयर करें वर्सेस द अनरेगुलेटेड सेक्टर, तो क्या यही सिचुएशन है कि कंपैरेटिवली बहुत कम रिटर्न्स हैं जिसकी वजह से शायद लोग इतना ज़्यादा इस सेक्टर की तरफ नहीं आते? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माइंडसेट की। अगर हम ये समझते हैं कि हम चीज़ों को छुपा के बड़े हो सकेंगे तो ये नहीं हो सकता है। आपको ओपन अप होना पड़ेगा। ओपन अप होने में जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस लोग समझते हैं वो है टैक्सेशन का निज़ाम। यानी कि लोग क्यों छुपाते हैं अपनी इनकम, एसेंशियली टैक्सेशन को इवेट करने के लिए। तो माइंडसेट अगर आपका ठीक हो, मुझे लगता है कि वैसे कहते हैं ना कि अल्लाह की ब्लेसिंग्स को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो होती है वो माइंडसेट की सूरत में आपके पास आती है कि आपकी सोच पॉजिटिव हो और वो सही हो। सो ये अल्लाह का बहुत एहसान रहा हम पर कि हमारे स्पॉन्सर्स का माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव था। ये बात उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि आपको टैक्सेशन की जो अनफेवरेबल कंडीशन है उससे आपको फाइट करना है, रेगुलेटर से एंगेज होना है, डिबेट करनी है, लेकिन उसको इवेड नहीं करना है। और उसकी वजह से जिस स्केल पे आप ऑपरेट कर पाएंगे वो कंपटीशन नहीं कर पाएगा अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड करेगा। मैं और आप भी अगर कितना ही हमारा बैकग्राउंड कॉमन हो, हम कितना ही एक दूसरे को जानते हों, लेकिन अगर हमारा डॉक्यूमेंट कुछ कहेगा और हम कुछ मुख्तलिफ बात करेंगे तो ट्रस्ट इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। सो डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी इसने दुनिया में ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। आप जितने भी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स देखते हैं उनमें डिस्क्लोजर को एक बेसिक इम्पोर्टेंस दी जाती है ताकि तमाम लोगों को एक ही बात मालूम हो और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। सो ये बात तो तय हो गई, दुनिया के तजर्बे से ये बात साबित हो गई कि टैक्स रेट ज़्यादा है, आप इसको डिबेट करें, आप इसको फाइट करें, लेकिन आप उसको कंप्लाई करें, बिकॉज आप चीज़ों को इवेड करके बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। सो ये एक माइंडसेट था मुझे लगा कि, और वो अल्लाह का शुक्र है कि हम वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाए कि हमने जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं पाकिस्तान में रियल एस्टेट के, वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वो वहीं से आए हैं
जिन लोगों ने अपने आप को ओपन अप किया, डिस्क्लोजर्स को इम्प्रूव किया, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी की, ट्रांसपेरेंसी रखी, कंसोर्टियम्स बना पाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पार्टिसिपेट करवा पाए। तो ये बिजनेस कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बस ये थोड़ा टफ है, यानी चैलेंजिंग है। और आप गलत कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अगर आप डोलमेन मॉल बना रहे हैं तो आप किसी 2000 गज के शॉपिंग सेंटर से खुद को कंपेयर ना करें कि वो तो 100 रुपया लगा के 50 रुपया बना रहा है और हम 100 रुपया लगा के 30 रुपया बना रहे हैं। लेकिन आप 100 नहीं लगा रहे हैं, आप 10,000 रुपये लगा रहे हैं। सो 10,000 रुपये पे 30% कमाना इज मच बेटर देन 100 रुपये पे 50% कमाना। सो ये सब चीज़ें जो हैं, ये दुनिया में अब ये जो है नॉलेज बेस, ये काफ़ी स्टेब्लिश हो चुका है। मेक सेंस। आप लोगों ने जनरली जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं वो सारे कंस्ट्रक्शन फोकस्ड हैं। आई अंडरस्टैंड यू गाइस आर फ्रॉम कराची, वहाँ पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ही चलती है, बट मैं इस्लामाबाद से हूँ। अप नॉर्थ तो लिटरली बस वो यही सीन था कि यार एक ज़मीन खरीदो, उसकी लाइनें ड्रॉ करो और उसकी फाइल रोटेट करो, उसके ऊपर सारे लोग पैसे बनाते थे। व्हाट केप्ट यू इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? एंड आपने वो जो फाइलों की दौड़ थी उसके अंदर क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? बिकॉज चले एक रेगुलेटेड तरीके से ही सही, बट टेक्निकली बिजनेस तो था, पैसा तो बन रहा था। सो व्हाट केप्ट यू इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर? एक एक तो मैंने बताया ना कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो फाइनेंशियल मार्केट का है। और हम लोग डेटा बेस्ड काम करते हैं। दुनिया में जो थ्योरेटिकल काम हो रहा है, इंटेलेक्चुअल काम हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसको स्टडी करते हैं, उससे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। सो एक तो ये कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसका सबसे इफ़ेक्टिव हल जो है वो दो सेक्टर्स में हमको ढूंढना चाहिए, एक एग्रीकल्चर और एक कंस्ट्रक्शन। क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इंडिजिनस हैं। यानी कंस्ट्रक्शन में तमाम वर्क फोर्स जो है वो एसेंशियली इंडिजिनस है, और वर्क फोर्स जो है वो 20-25-30% आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का होती है। फिर सीमेंट है वो आपके पास लोकल है, स्टील है आपके पास लोकल है, टाइल्स, केबल्स, पेंट, यानी जो बेसिक अगर आप देखेंगे तो 70% के करीब जो चीज़ें हैं वो हमारी डोमेस्टिक हैं। पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए वो ऐसी ग्रोथ चाहिए जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट नहीं हो। बिकॉज जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारी करेंसी पे प्रेशर आता है, फिर हमारे इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो ख़राब होता है। तो हमको ऐसी ग्रोथ ढूंढनी है जो लेबर फोर्स को डिप्लॉय करे ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, और उसमें एक बड़ा यूथ बल्ज है, सबको जॉब चाहिए। तो आपको ऐसा सेक्टर ढूंढना है जिसमें ये चीज़ें एड्रेस हों। सरकार को रेवेन्यू चाहिए, तो सरकार को इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू बहुत रेवेन्यू मिलता है। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे बेसिक कंसर्न्स को एड्रेस कर रही है। फॉर सम रीज़न अभी तक हम इस सेक्टर को वो जगह नहीं दे सके अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में जिसका ये डिज़र्व करती है। सो वो हम एंगेज्ड हैं पॉलिसी मेकर्स के साथ कि वो इसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करें और इसको अपना रोल प्ले करने दें। सो एक तो ये बड़ी वजह थी कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम में कंस्ट्रक्शन को एक सेंट्रल रोल प्ले करना है। जब तक हम वो करेंगे नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी, नंबर एक। और ये दुनिया भर के मॉडल्स अवेलेबल हैं। यूएस में आप देखें तो रियल एस्टेट एक बड़ा बिजनेस है, हाउसिंग का, मॉर्गेज का, इंश्योरेंस का, लॉयर्स का, सर्वेयर्स का, यानी पूरी एक चेन है वैल्यू एडिशन की, और ये लोग अपने जीडीपी में 25-30% प्लस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये रेशो बहुत कम है, तो हमको दुनिया को स्टडी करके एक रिफॉर्म्स करने चाहिए। जहां आप बात कर रहे हैं कि ये फाइलों का काम होता है और प्लॉट्स का काम होता है, ये मुझे लगता है कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में ऐसा ही होता होगा। बिकॉज अगर आपको पैसे जनरेट करने हैं तो प्लॉट्स बेच के पैसे जनरेट होते हैं, तभी तो मार्केट ये कर रही है। सो पॉलिसी मेकर्स को सिस्टम स्टडी करना चाहिए, मोटिव समझने चाहिए कि लोग ये क्यों कर रहे हैं। प्लॉट्स की सेल जो है वो आपकी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बन गई है टू डू बिजनेसेस। बिकॉज एक बड़ी आवाम है जो अपना कंफर्ट और अपनी सिक्योरिटीज महसूस करती है रियल एस्टेट में, और वो बना हुआ एसेट नहीं खरीद पाते, बना बनाया घर नहीं खरीद पाते। वो प्लॉट खरीद के, वो भी किस्तों पे प्लॉट खरीद के वो समझते हैं कि उन्होंने अपने फ्यूचर को सिक्योर किया है। सो इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि सरकार को बनाना चाहिए था, उसने अलाउ किया
कि जो ये जो अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं सोसाइटी में, एंटरप्राइजिंग लोग होते हैं बट वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। सो अगर आपको पैसा रेज करना है पाकिस्तान में, तो आप क्या करेंगे? सो रियल एस्टेट है जो सारे लोग खरीदना चाहते हैं। अगर आप उसको सस्ता करके लोगों को दिखाएं कि आप प्लॉट के मालिक बन सकते हैं थोड़े पैसे देके, तो लोग बेचारे जो हैं वो उसमें आ जाते हैं और लोग उसको अवेल करते हैं। और इस सिलसिले में बहुत अच्छे एसेट्स भी क्रिएट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम बुरी स्टोरीज हैं, बहुत अच्छे एसेट्स क्रिएट हुए हैं। अगर आप देखेंगे डीएचएस बने, बहरियाज बने, फैसल टाउन्स बने, और भी इस तरह के एसेट्स बने, लेक सिटी बना, पार्क व्यू बना, और बहुत सारे अच्छे बिजनेसेस जो हैं, अच्छी रिहाइश लोगों को अवेलेबल हुई है। इट्स नॉट ऑल अबाउट के बैड स्टोरीज हैं, और बैड स्टोरीज ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। यानी 10,000 लोग बेनिफिशरी हों और उसमें से 100 लोगों को सफ़र करना पड़े, तो वो 100 ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। सो वो भी एक मामला है। इसी तरह ये जो स्पेकुलेशन है, ये सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि लोग वैल्यू एडिशन का काम करें, ना कि वो स्पेकुलेशन करें। सो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी फेलियर ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्राइवेट मार्केट की पार्टिसिपेशन का। सो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इशू है, इसको एड्रेस करने की कोशिश में लगे हुए हैं, एंगेज्ड हैं तमाम लेवल पे। इसमें एकेडेमिया को भी अपना रोल प्ले करना है, इसमें जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी देखना है। यानी किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो स्टडी करें। आरिफ हबीब ग्रुप और डॉल्मेन ग्रुप रीट इसलिए इस्टेब्लिश कर पाए कि उन्होंने रिसोर्सेज कमिट किए और एक मैनेजमेंट हायर की और उनसे कहा कि आप उसको स्टडी करो और सिस्टम बनाओ। बस वो इतना कोई कैपिटल या इतना कोई रिसोर्स टाइम कमिट नहीं कर पाया, बिकॉज ज़ाहिर है कि गुर्बत भी है, गरीबी है, कैपिटल को कमिट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब हो गया तो उसका बेनिफिट जो है वो इतना ज़्यादा है कि आपको अपनी कॉस्ट ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। सो मेरा ख्याल है कि अगर हम एस्पेक्ट्स को पॉजिटिव रखें, पर्सपेक्टिव्स को पॉजिटिव रखें और एंगेज हों सबके साथ, तो हम बेहतर रिजल्ट्स निकालेंगे। आप लोगों का जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट था डॉल्मन सिटी मॉल कराची, वो ज़ाहिर है एक कमर्शियल प्रोजेक्ट था। फिर डॉल्मन लाहौर का भी हमने सुना, वो भी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। थोड़ी देर पहले आपने बोला कि जी हाउसिंग की एक रिक्वायरमेंट है, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है 5 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स पाकिस्तानियों को चाहिए हैं, मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा हाउसिंग यूनिट्स चाहिए हैं। तो कमर्शियल तो चलें ठीक है, उसकी एक डिमांड भी एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर पैसा भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। लेकिन व्हाट केप्ट यू, और हैव यू थॉट अबाउट कि भाई हमने हाउसिंग के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, और उसकी किसी तरीके से अगर हम कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी बना सकें, तो उसके प्रोजेक्ट्स करके दैट प्रॉब्लम हैज़ टू बी सॉल्व्ड एज वेल एट सम पॉइंट। हाउ डू वी गेट दैट इन्वेस्टमेंट इनटू द हाउसिंग मार्केट, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ यूथ पर्टिकुलरली जो कि अब इस मार्केट में एंटर कर रही है। अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 18 रीट फंड्स क्रिएट किए हैं, और उसमें से 2 जो हैं वो रेंटल हैं, एक डॉल्मेन सिटी कराची और एक डॉल्मेन मॉल लाहौर। बाकी जो फंड्स हैं वो ज़्यादातर डेवलपमेंटल नेचर के हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है नया नाज़िमाबाद कराची में 1400 एकर्स पे, उसमें हमने 7 रीट फंड्स क्रिएट किए हैं, और उसमें से 3 जो हैं, 2 जो हैं वो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, और तीसरा जो है अभी लिस्टिंग के प्रोसेस में है। तो वो इसी तरह सुरजानी एक इलाका है कराची का, वहाँ पर हमने 2 रीट फंड्स क्रिएट किए हैं। इसी तरह लाहौर में रावी रिवर फ्रंट की जो डेवलपमेंट है उसमें हमने रीट फंड क्रिएट किया है, और पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेस हाउसेस का कंसोर्टियम का पार्ट है। इसी तरह सीबीडी लाहौर में हम रीट बना रहे हैं। तो हमने 18 रीट फंड्स बनाए हैं, और इस वक्त जितना भी हम लोग रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं वो रीट के फॉर्मेट में कर रहे हैं, बिकॉज इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत बेहतर है, इसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आती हैं, इसमें अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें फंड रेजिंग जो है वो पॉसिबल हो पाई है। पिछले तकरीबन 3-4 बरस में कोई 700-800 मिलियन डॉलर का फंड रेज हुआ है, और जो एसेट्स, जो प्रोजेक्ट्स हम लोग मैनेज कर रहे हैं वो $4 बिलियन प्लस के हैं। और उसमें ट्रस्टीशिप का एक बहुत अच्छा सिस्टम इवॉल्व हो गया है। सीडीसी जो है वो हमारी ऑपरेशनल मैनेजमेंट में बहुत सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, पेमेंट्स के लिए, कलेक्शन के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, रिपोर्टिंग के लिए। फिर रेटिंग होती है हर रीट की,
और लिस्ट होती है रीट, तो बहुत एक अच्छा सिस्टम बन गया। और हम लोग ये वाला जो हाउसिंग का इशू आपने बात किया, नया नाज़िमाबाद एक मिड इनकम हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। सुरजानी जो है वो मिड इनकम हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा सेगमेंट ही ये है। और इसको फॉर्मलाइज करना ज़रूरी है। बाकी जो है कि सिस्टम, जब आप नॉन अकाउंटेबल सिस्टम से अकाउंटेबल सिस्टम में आते हैं, तो एक ट्रांजिशन चाहिए होती है। यानी मैं आपसे कहूं कि एक रोड पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है, तो आप चूज करेंगे कि उसी पे जाएं, और एक पे स्पीड लिमिट है। वो स्पीड लिमिट जो है वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। ये चीज़ें जब लोग रियलाइज करते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना, ब्रेक्स लेट यू ड्राइव फास्टर। सो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन ये कि अगर ये समझ में आ जाए बात सिस्टम को, तो फिर सिस्टम चलेगा। तो ये मैं जिसमें बताया कि ज़रा एलेबोरेट सिस्टम है उसमें, और पाकिस्तान में चीज़ें ज़रा स्लो मूव करती हैं, बस ये एक मेरा कंसर्न है। मुझे हाँ। लगता है कि हमारी उम्रें जो हैं वो 500 साल होनी चाहिए, ताकि हम उतना ही काम करें जितना बाकी लोग 50 साल में करते हैं। तो लेकिन दैट बारह। मेक सेंस। आपने कहा कि कुछ रेंटल हैं और कुछ डेवलपमेंटल हैं। इन दोनों में डिफरेंस जो एज अ लेमैन मुझे समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई रेंटल में तो आपने एक इन्वेस्टमेंट की, द रीट इटसेल्फ ओन्स और द ट्रस्ट इटसेल्फ ओन्स द प्रॉपर्टी एंड इट इज़ गिविंग इट आउट ऑन रेंट। द प्रॉपर्टी इटसेल्फ हैज सर्टेन वैल्यू एंड देन द रेंट इज जनरेटिंग सर्टेन डिविडेंड्स। जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो तो टाइम होंगे कि आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसमें डेवलप किया, डेवलप करके आपने बेच दिया, बेच के उसके बाद आपको रिटर्न मिल गया। अब उसमें क्या होता है, इसका टाइमलाइन होती है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द साइकिल जितने भी शेयर्स हैं उन सबको उनके प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा एट एन एलिवेटेड व्हाटएवर प्रॉफिट जो भी बना, या वो फिर रीटेक एग्जिस्ट कर रहा है, उसने एक जगह डेवलप की, पैसा बनाया और फिर अब वो अगली जगह पर एक नए प्रोजेक्ट के लिए चला गया। हाउ डज दैट वर्क? मुझे इसीलिए फास्ट के लोग पसंद हैं, वो फ़ौरन समझ जाते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल करेक्ट है कि डेवलपमेंटल में स्पेसिफिक पीरियड का प्रोजेक्ट होता है। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं कि आप रीट को रिवोक कर दें प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे, या आप उसके अंदर नया प्रोजेक्ट ऐड कर लें। सो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट ये जो नाम है रेंटल, डेवलपमेंटल, हाइब्रिड, ये एक्टिविटी से ज़्यादा रिलेट करते हैं कि हम्म। आप बना के बेचने का काम कर रहे हैं, या आप रेंट आउट करने का बिजनेस कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने हवाला भी दिया जिसमें आपने बताया कि जी जो आम आदमी, खासकर जो लो इनकम वाला आदमी है, वो प्लॉटों की तरफ जाता है क्योंकि 2 ढाई 3 लाख रुपए का प्लॉट आपको मिल जाता है, वो भी किस्तों पे, और वो बिल्कुल बंजर ज़मीन होती है, बट वो बेसिकली फाइल है, फाइल को घुमा रहे हैं। सो एसेंशियली द अनरेगुलेटेड मार्केट वाज़ आल्सो डेमोक्रेटाइज्ड इन मेनी वेज़, और जो ये कंस्ट्रक्शन वाली गेम थी, ये अमीरों की गेम थी। द रिच वुड कम इन एंड दे वुड बाय दीज़ अपार्टमेंट्स फॉर लाइक 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। अब वो कराची में वो बहुत सारे मैं देख रहा था, आई डोंट रिमेंबर देयर नेम्स, बट देयर इज दिस न्यू एमआर के जो टावर्स खड़े हो रहे हैं। अब उनकी प्राइसेस देखते हैं तो पीपल इन पाकिस्तान वर शॉक्ड कि यार ये 15-15, 20-20 करोड़ के अपार्टमेंट्स ये कैसे लोग अफोर्ड कर रहे हैं। बट अंडरस्टैंडेबली इफ समवन हैज द मनी देयर बाइंग इट, इट्स फाइन। द क्वेश्चन इज कि उसका बाय इन उसके अंदर एसेंशियली आम आदमी का तो है नहीं। अमीर आदमी अपना पैसा लगाता है, डबल करता है, आगे ले जाता है। जो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड you can buy a very menial share in this as well, right? So run me through the structure, and then in terms of the investor, like does it have to have like a minimum viable buy-in जिसके साथ वो टाई इन हो जाएगा कि यार अच्छा मुझे मैंने किस्तों पे लगा दिया, मुझे हर महीने 50,000 रुपया देना है, या आप अपनी जो आपकी इस्तात है उसके हिसाब से आप जाएं, जाके शेयर्स खरीदें या जितना आप इन्वेस्ट करें, इज देयर अ मिनिमम एंट्री पॉइंट एज वेल, एंड हाउ डज दैट सॉर्ट ऑफ वर्क? आपने बिल्कुल सही कहा कि रियल एस्टेट बिग बॉयज का गेम समझा जाता था, कि करोड़ों रुपए हों तो आप ये काम करें। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि जब आपने पैसे लगा दिए रियल एस्टेट में, वो लिक्विड नहीं रहते थे। आपने 20 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली, अब आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप नहीं जनरेट कर सकेंगे। तो इसका जो हल निकाला फाइनेंशियल मार्केट ने, वो रीट यूनिट की फॉर्म में निकाल दिया। कि हमारी जो डॉलमेन की प्रॉपर्टी थी, फॉर एग्जांपल हार्बर फ्रंट और मॉल, उसको वैल्यू किया 22 बिलियन रुपीस में, और उसके 2.2 बिलियन यूनिट्स इशू कर दिए 10 रुपए ईच। सो आपके पास 1 बिलियन रुपये हो तो भी आप 10 रुपए के यूनिट्स खरीद लें बहुत सारे, आपके पास 10,000 रुपए हो तो भी आप यूनिट खरीद लें। तो उसको हमने डेमोक्रेटाइज कर दिया कि जिसके पास जितनी इस्तात हो वो उतना खरीद ले। सो एक तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि आम आदमी की पहुंच में आ गया।
दूसरा ये कि उसको खरीदो फरोख्त कैसे हो, जब आपको पैसे चाहिए हो तो आप कैसे जनरेट करें कैश, तो उसको लिस्ट करवा दिया स्टॉक एक्सचेंज पे। अब आपके पास 5 अरब के यूनिट्स पड़े हों, आपको 50,000 रुपये चाहिए, तो आप अपने यूनिट्स बेच के 50,000 जनरेट कर सकते हैं। जब दोबारा आपके पास पैसे आए तो आप उसको दोबारा यूनिट्स खरीद लें। सो लिक्विडिटी आ गई और उसकी उसकी डिनोमिनेशंस को आपने छोटा कर दिया। ये टोकनाइजेशन का एसेंशियली कॉन्सेप्ट भी यही है, कि आप पूरा 10 तोला सोना नहीं खरीद सकते तो आप 1 ग्राम खरीद लो। सो बिल्कुल ये वही कॉन्सेप्ट है। और रीट में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत वो कंट्रोल हो रहा है। लेकिन लिक्विडिटी इसकी मेंटेन्ड है। द रीज़न व्हाई आई आस्क्ड दिस इज़ बिकॉज़ पाकिस्तान में टोकनाइजेशन या फ्रैक्शनलाइजेशन ये टेस्ट हुई थोड़ा अर्सा पहले। टेक्नोलॉजी की कंपनियां आई, उन्होंने बड़ा इसको मार्केट किया और उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे और छोटे छोटे स्क्वायर फुट्स बेच देंगे। अच्छा, मसला ये हुआ कि वो बड़ी इनोवेटिव चीज़ थी और दुनिया भर में उसके बारे में आजकल बड़ा काम हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन चूंकि वो इतनी फ्रेश थी कि उसकी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, लोगों ने 50, 60, 70 हज़ार रुपये लगा दिया, 1, 1.5, 2 स्क्वायर फुट ले लिए और उसका कोई बायर ही नहीं है अब, क्योंकि नोबडी वांट्स टू बाय अ स्क्वायर फुट और टू, राइट? सो इस केस में इज इट जस्ट अ नंबर ऑन द बोर्ड या आर देयर एक्चुअल रियल बायर्स अवेलेबल इन द मार्केट विद इंस्टेंट लिक्विडिटी? जी जी बिल्कुल अवेलेबल है, मार्केट में ट्रेड होते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट को एनालाइज करें, तो लिक्विडिटी को देखते हैं कि आपका कितना आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितना है, फ्री फ्लोट कितना है, टर्नओवर कितना है। तो वो तमाम चीज़ें आपको मिलेगा। टर्नओवर रीट यूनिट्स का लो है, उसकी एक वजह ये है कि जिसके पास है वो बेच नहीं रहा है। आप बिडअप करें प्राइस को और वो ट्रांजैक्शन निकल आती है। सो लिक्विडिटी है सिस्टम के अंदर। और जो जिस तरीके से stocks हैं, for example, right? So they're an income generating asset, essentially, if you're a profitable company, right? Generally properties में या दुकान खरीद ली, अपार्टमेंट लेके डाल दिया, उसका एक्सपेक्टेशन हो कि ये होती है कि यार वो लेके डाल दिया, अब मेरा 60,000 रुपया महीने का आता रहेगा, राइट? दैट्स द थॉट प्रोसेस। इसके अंदर जो आपके खासकर जो फॉर एग्जांपल रेंटल हैं, जो डेवलपमेंटल है, वो माय अंडरस्टैंडिंग इसके उसमें सिर्फ आप शेयर प्राइस पे कर रहे हैं कि वो शेयर प्राइस ओवर टाइम ज़ाहिर है उसकी एक्सपैंड करेगी या उस पर भी कोई डिविडेंड मिलता है, आई एम नॉट श्योर। हाउ डज द डिविडेंड वर्क इन दिस पर्टिकुलर केस? आप डेवलपमेंटल की बात अगर कर रहे हैं, सो डेवलपमेंट में ये जो हमारा बिजनेस है, जाहिर है वो उसमें इनकम रिकग्निशन जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जुड़ी हुई है। सो जब आप डेवलपमेंट का बिजनेस करते हैं तो इनकम रिकग्निशन के दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। या तो आप अपॉन कंप्लीशन उसको रियलाइज करें, जिसे आप बोलते हैं पॉइंट इन टाइम, या आप परसेंटेज कंप्लीशन से उसको रियलाइज कर सकते हैं। सो हमारी जो एक रीट है जिसको हम ग्लोब रेजिडेंसी रीट कहते हैं, उसमें हम लोग परसेंटेज कंप्लीशन से इनकम को रियलाइज कर रहे हैं। वो थोड़ा प्रेशर डाल देता है प्रोजेक्ट के ऊपर, बिकॉज जब प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो आपको कैश चाहिए होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन जब आप इनकम रियलाइज कर लेते हैं तो रीट में प्रिस्क्रिप्शन ये है कि आपको 90% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो वो आपको डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं तो जाहिर है कि कैश का आउटफ्लो होता है फ्रॉम द रीट बुक। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंटल रीट्स हों उनको आप पॉइंट इन टाइम रिकग्निशन पे ले जाएं, यानी कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो आप उसकी इनकम को रियलाइज करें और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लेकिन ग्लोब रेजिडेंसी रीट में हम अभी तक, उसको तकरीबन 3 साल हुए हैं, तो 10 रुपए के यूनिट पे तकरीबन मेरा ख्याल है 8.25 से 8.5 रुपए का डिविडेंड हम दे चुके हैं। तो और दो उसकी दो प्राइस ढाई भी जो साल है में आपने 80% रिटर्न निकाल चुके हैं। दैट्स क्रेजी। निकाल चुके हैं, और उसकी जो प्राइस है वो 2 टाइम्स हो चुकी है। 10 की चीज़ जो है 20-22 रुपए में ट्रेड हो रही है। सो फैसिनेटिंग। वो, तो इस तरह आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को देखना है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक एस्पेक्ट है इसके अंदर जिसको सामने रखना है। मेक सेंस। जो आपके रेंटल हैं उसके ऊपर कोई परसेंटेज है आपके पास कि यार इतना ये एक्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना परसेंट आपको ईयर ऑन ईयर निकलता है? मैं इसका आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। मैं इस्लामाबाद में जहाँ रहता हूँ, मैंने अपने घर की प्राइस निकाली, उसके ऊपर मैंने देखा कि ऑन एवरेज हमारी गली में घरों की रेंटल कितनी है, और मैंने देखा कि जी 2%, 1.5%, 2% ऑन एवरेज रेंटल यील्ड आ रही होती है। तो बंदा सोचता है यार ये तो बेहतर है घर बंद करके चला जाए, बंदा रेंट पे ना दे, किराएदार उतना डिप्रिशिएट ही कर देता है। एंड देन वाइडर जब मैंने उसको स्टडी किया तो जो एवरेज घरों की पाकिस्तान के अंदर रेंट्स की रेट ऑफ रिटर्न है वो इतना बिस्मल है, उसमें टैक्स टूक्स निकाल करके और आप उसकी जो कॉस्ट आपको आती है उसको रेनोवेट करके और मेंटेन करने का,
कि शायद आपको 2-3% रिटर्न मिल रहा होगा, जो कि अगेन फॉर अ कंट्री दैट हैज़ इन्फ्लेशन एंड डेप्रिसिएशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो ऑलमोस्ट यूज़लेस हो जाता है इन मेनी वेज़। ज़ाहिर है इसमें मैं कैपिटल एप्रिसिएशन को काउंट नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेंटल यील्ड इटसेल्फ। सो आई एम क्यूरियस कि जो आपके रेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डिविडेंड किस किस्म का एक्सपेक्टेड नॉर्मली ईयर ऑन ईयर आ रहा होता है? और अगर आप उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ जो जो आपका ग्रोथ है उसके साथ आप अगर करें तो क्या व्हाट्स द एवरेज रिटर्न दैट यू हैव बीन सीइंग नाउ, दैट्स अ वेरी मैच्योर एसेट एट दिस पॉइंट इन टाइम? ये जो रेंटल का बिजनेस है, रियल एस्टेट रेंटल का, ये पाकिस्तान में समझा नहीं गया है क्योंकि डॉक्यूमेंट भी नहीं हुआ, इसको स्टडी भी नहीं किया गया। हमारे अंडर एस्टिमेट ये है आज के दिन में कि जो आप रेट बता रहे हैं कि 3% यील्ड है या 6% यील्ड है, थंब रूल ये है कराची में कि अगर आप कोई बिल्डिंग खरीदें, ऑफिस फॉर एग्जांपल, तो आपकी जो रेंटल यील्ड है वो 6% एनुअल होती है, 0.5% अ मंथ। ये लो इसलिए होती है बिकॉज एप्रिसिएशन ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही होती है। पाकिस्तान के जो अच्छे एसेट्स हैं वो 15-20% से अप्रिशिएट कर जाते हैं हर साल। जिस मुल्क में इन्फ्लेशन ही 10% को अच्छा स्टेबल इन्फ्लेशन समझा जाए और उसमें ग्रोथ भी आए 4-5% की, सो 15% तो वैसे ही ग्रोथ हो गया। फिर हम्म। पॉपुलेशन का प्रेशर अलग है, फिर अर्बनाइजेशन का प्रेशर अलग है, फिर चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल का प्रेशर अलग है। तो जो अच्छे एसेट्स हैं वो 20-22% से ग्रो करते हैं। सो आपको कैश यील्ड अगर 6% मिले और आपको एप्रिसिएशन 20% मिले तो 26% का आपका रिटर्न बन जाता है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप रेंटल्स को स्टडी करेंगे तो रेंटल जनरली एग्रीमेंट्स में लिखा होता है कि वो 8 से 10% हर साल बढ़ते हैं, नंबर एक। अगर वो 10% से हर साल बढ़ते हैं तो 7 साल में डबल हो जाते हैं। तो अगर आज आपने 100 रुपये पर रेंट आउट किया है तो 7 साल के बाद वो 200 रुपीज़ का रेंट हो जाएगा। फिर जो हमने बातें की हैं कि पॉपुलेशन का प्रेशर, अर्बनाइजेशन, उसकी वजह से एक बम्प आता है। हमेशा 2-3 साल के बाद आप देखते हैं कि रेंटल में एक जंप आ गया। तो वो अगर आप जंप को अकाउंट फॉर करें तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस बन जाता है। तो वो क्योंकि बिजनेस को स्टडी नहीं किया गया इसलिए लोग उसके ऊपर इन्फर कर रहे हैं, लेकिन हम्म। विदाउट एनी डेटा। सो नंबर एक। नंबर दो, जो इंडिविजुअल का काम करने का तरीका होता है और इंस्टीट्यूशन का काम करने का तरीका होता है वो बहुत फ़र्क होता है। सो मुझे लगता है कि रेंटल मार्केट पाकिस्तान में इसलिए भी ग्रो नहीं कर पाई कि इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। यानी मैं किराए का घर लेता हूँ, हर चीज़ ठीक चल रही है, लेकिन मेरा मालिक मकान वापस आ गया, वो मुझे खाली करने को बोल देगा। इसका ना इकोनॉमी से कोई ताल्लुक है, ना मेरे हालात से कोई ताल्लुक है, ना कुछ और है, बस आउट ऑफ नथिंग एक कंपल्शन आ गई। या कोई और इशू हो गया, उसने बेटे को जुदा करना है फॉर एग्जांपल। ये बहुत मैं सुनता हूँ कि भाई अब मैं किराए के मकान में रहता था, अब मुझे शिफ्ट इसलिए होना है क्योंकि मेरे मालिक मकान का बेटा वापस आ गया है या उसकी बेटी की शादी हो गई, वो सम रीज़न, पर्सनल लेवल के रीजंस। तो वो हम हम्म। उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है। सो बिल्ड टू रेंट, ये जो मॉडल है ना रियल एस्टेट का, ये है सबसे रोबस्ट मॉडल और सबसे ज़्यादा बेहतर मॉडल। लेकिन इसके लिए आपको कैपिटल भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है बिकॉज आप एसेट को कस्टमर एडवांसेस से नहीं बनाएंगे, आप उसको बेचेंगे नहीं, आप फंड रेज करेंगे, पार्टनर्स अरेंज करेंगे और एक बिल्डिंग बनाएंगे, फिर उसको रेंट आउट करेंगे। सो आज के दिन जैसे मैं डॉलमेन मॉल की आपसे बात करूं, जब डॉलमेन रीट आई थी तो फर्स्ट ईयर का जो रेंटल यील्ड थी वो 10% थी। यानी हमने 22 बिलियन में प्रॉपर्टी को वैल्यू किया और 2.2 बिलियन उसकी रेंटल इनकम थी। आज फेस वैल्यू पे जो रेंटल यील्ड है वो तकरीबन 30% के करीब है। सो जिन्होंने वो एसेट खरीदा वो आज अपनी परचेस प्राइस पे 30% की यील्ड कमा रहे हैं और ये ग्रो कर रही है हर साल। तो ये इन्फ्लेशन को भी प्रोटेक्ट कर रही है, एसेट भी अप्रिशिएट हो रहा है, कैश रिटर्न भी आपका बेहतर हो रहा है। सो बिल्ड टू रेंट जो है बहुत अच्छा मॉडल है। सेविंग्स का कल्चर को भी इम्प्रूव कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव कर सकता है, आपके माहौलियात को भी इम्प्रूव कर सकता है बिकॉज बिल्डिंग को अच्छा रखने के लिए आप उसको मेंटेन करते हैं। सो वो मेंटेनेंस जो है वो माहौलियात को सही रखती है। ख़राब सीपेज वाली बिल्डिंग्स, गिरी हुई बिल्डिंग्स वो पूरे शहर के माहौल को ख़राब करते हैं। वेल मेंटेन बिल्डिंग्स जो हैं वो उसको खूबसूरत बनाते हैं।
सो ये पूरा एक चैप्टर है रियल एस्टेट का जो इग्नोर हो रहा है पॉलिसी मेकिंग में भी, फॉर्मल फाइनेंस में भी और मार्केट की पार्टिसिपेशन में भी। आप रियल एस्टेट का नाम लें, फर्स्ट कॉन्सेप्ट कम्स, बस ये प्लॉट की खरीदो फरोख्त है। ये हम्म बेकार का पार्ट है, ये जरूरी पार्ट है लेकिन बेकार का पार्ट है। हम्म इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ कंस्ट्रक्ट करें। और जैसा आपने कहा कि 5 मिलियन घरों की शॉर्टेज है, वर्ल्ड बैंक बोलता है कि 12 मिलियन घरों की शॉर्टेज है। ऑफिसेज लेने जाएं तो ऑफिसेज नहीं मिलते हैं। पूरे पाकिस्तान में अगर मैं आपसे कहूं कि आप मॉल्स गिनें कितने होंगे, तो 6-7 से ज़्यादा नहीं गिन पाएंगे आप पूरे पाकिस्तान में। आप अटलांटा में बैठे हैं, वहाँ मेरे ख्याल है आप ही के शहर में 12 होंगे या इससे ज़्यादा होंगे। सो हम्म। बहुत ज़्यादा स्कोप है काम करने का, बहुत ज़्यादा स्कोप है। नो आई अंडरस्टैंड। मार्केट पार्टिसिपेशन की आपने बात की। पहला तो इसमें 2 सवाल होंगे मेरे। पहला ये है कि जिस एग्रेशन के साथ जो आपकी अनरेगुलेटेड सेक्टर है, वो जिस तरह बेचता है, वो जब आता है मार्केट के अंदर और वो उनकी मार्केटिंग कंपनियाँ होती हैं और वो जो ऐसा शोर मचाती हैं कि आपको लगता है सिर्फ़ वही चल रहा है, राइट? वर यू बिकॉज़ यू वर सो कनेक्टेड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपने उसको रिक्वायरमेंट नहीं समझा? या क्या वजह थी कि क्या लोगों से इतना रिस्पॉन्स नहीं एवरेज इन्वेस्टर से इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला कि रीट हैज़ टेकन बड़ा धक्का स्टार्ट के पर आहिस्ता-आहिस्ता जाकर हुआ है। अब जाकर के आप उसको कह सकते हैं कि लोग एक सर्टेन मैच्योरिटी भी आई है डेफ़िनिटली मार्केट के अंदर। इतनी मारें खा ली हैं शायद लोगों ने। जनरली जो नौजवान है वो थोड़ा-सा अब ज़रा तहकीक भी ज़्यादा करता है तो वो उसको फ़ॉलो भी कर रहा है। बट आई एम क्यूरियस कि हाउ हैज़ द सॉर्ट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेशन इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट 10 इयर्स? And how does that then reflect on let's say the sales and overall जो outreach आप लोग करते हैं अपनी साइड के ऊपर? चलो एक तो ये है ना कि बस ठीक है, हमने लिस्ट कर दिया भाई जिसने खरीदना खरीदे, आगे जाए, काम चल रहा है, इट्स फाइन। हाउ मच ऑफ दैट आर यू पुशिंग आउट नाउ कि यार लोगों को डिमांड क्रिएट करी जाए और फिर उनको इस फॉर्मल सेक्टर की तरफ लाया जाए ताकि वो अपना रिस्क मिटिगेट कर सकें? ऐसा सवाल सुनने में आपका आसान है, क्योंकि इस बिजनेस में हूँ और सोचते हैं तो मुझे लगता है कि इसका जवाब ज़रा ज़्यादा मुश्किल है। यानी पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों है, हम ऐसे क्यों हैं जैसे हम हैं। और एक तो बुनियादी वजह क्या है कि तालीम का फुकदान है, नंबर एक। नंबर दो, 40% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। यानी इसका एक इम्पैक्ट आता है, इसका कल्चरल इम्पैक्ट भी है, इसका आपके बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट आता है कि आप उस तरह से नहीं रह सकते जिस तरह से आम लोग रहते हैं। क्योंकि अगर आपके अराउंड गुर्बत ज़्यादा होती है तो आपको अपना कंडक्ट भी चेंज करना पड़ता है, और जब गुर्बत होती है तो कमाने का प्रेशर भी ज़्यादा होता है। यानी हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस में अक्सर गरीब लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये डबल शाह वाले जो ड्रामे हैं ये पसमानदा इलाकों में ज़्यादा होते हैं हम्म बिकॉज़ लोगों की डेस्परेशन है। सो ये, और फिर पाकिस्तान का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो कोई बहुत ही ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे वो वर्ल्ड क्लास है। उसमें हमको बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। हमारा जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो कोई कंड्यूसिव नहीं है बिजनेस के लिए, वो हॉस्टाइल है रादर। हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो आप में कॉन्फिडेंस नहीं इंस्पायर करता है, वो आपको डराता है। लॉ इन्फोर्समेंट का सिस्टम जो है वो आपको कंफर्ट नहीं देता है। सो अगर आप एक अच्छी सोसाइटी को फंक्शनिंग हालत में देखने के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो अगर आप एक एक करके पाकिस्तान में उठाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम लोग एक चैलेंज्ड सिचुएशन में हैं। इसको समराइज कर देते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम कहाँ खड़े हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कैपिटल का फ़्लो इस मुल्क की तरफ कितना है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है उससे अंदाज़ा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कैसा लग रहा है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सो जब मामला इतना ज़्यादा संगीन हो तो उसको एड्रेस कैसे करें, तो उसका एक तरीका ये है कि आप आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करते हैं, कि आप मॉडल्स क्रिएट करते हैं। सो नया नाज़िमाबाद एक मॉडल क्रिएट हुआ, वो सिर्फ 1400 एकड़ पे कराची में एक डेवलपमेंट है जिसमें अभी तक हमने सिर्फ 700 एकड़ डेवलप किया है, और 700 एकड़ में भी अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो 80% बाकी है।
अब स्केल देखिएगा कि पूरे पाकिस्तान में 1400 एकड़ का एक प्रोजेक्ट जिस पे सिर्फ 700 एकड़ पे काम हुआ है, उसने 7000 फैमिलीज में 100 अरब से ज्यादा की वेल्थ जनरेट की है। इमेजिन अगर हम ये 700 एकड़ को 70,000 एकड़ कर दें तो हमारी जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, टैक्सेस सब सीधा हो जाएगा। क्या चीज है जो हम नहीं कर पा रहे हैं? हम मैनेजमेंट कैपेसिटी इतनी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कंड्यूसिव नहीं बना पा रहे हैं। टैक्सेशन वाले जो हैं वो आपकी इनकम को भी टैक्स कर रहे हैं, वो एडवांस टैक्स भी लगा रहे हैं, वो डीम्ड इनकम को भी टैक्स कर रहे हैं, वो इमेजिनरी इनकम को भी टैक्स कर रहे हैं। सो उसने इंसेंटिव को सक कर लिया है सिस्टम में से। सो पोटेंशियल की अगर आप बात करेंगे तो वो ह्यूज है, और जो अभी तक हम डिलीवर कर पाए हैं वो बहुत कम है, लेकिन पॉजिटिव है प्रोग्रेस। जैसे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स फर्स्ट टाइम 6 लाख हो गए, और सिर्फ जुलाई के महीने में 25,000 नए इन्वेस्टर्स ऐड हुए। अब अगर हम ये मोमेंटम सस्टेन कर लें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बात करेंगे 2 मिलियन, 20 मिलियन और इससे ज़्यादा नंबरों की। जो हमारी डॉल्मेन सिटी रीट थी, जब ये आई तो इसमें तकरीबन 3,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 3300 थे या 3,000 थे। आज उसमें 30,000 यूनिट होल्डर्स हैं। सो ग्रोथ है, लेकिन कम है जितनी हम कर सकते हैं या जितनी हमको करने की ज़रूरत है। सो अवेयरनेस हो रही है, यानी मैं मुजम्मिल से मिल रहा हूँ, गॉड नोज आप कब से कर रहे हो ये काम, लेकिन मैं आपसे आज मिल रहा हूँ, और स्लो चीज़ें अनवेल हो रही हैं। सो नो, आई लेकिन अंडरस्टैंड। हो रही हैं लेकिन आई अंडरस्टैंड। रीट की हमने बहुत ज़्यादा बात किया। आई सॉ दैट यू गाइस रिसेंटली लॉन्च्ड प्रॉपर्टी शेयर, व्हिच सीमिंगली इज अ कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज अगर रीट एग्जिस्ट करता है तो व्हाई डू यू नीड लाइक अ tokenized or a fractional or a chunk of real estate again, so it's sort of similar जो नई मॉडर्न चीज़ हो रही है। लेकिन अगर माय अंडरस्टैंडिंग वाज के दैट एग्जिस्ट्स बिकॉज एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को आप चंक्स में नहीं कर सकते, डेमोक्रेटाइज नहीं कर सकते। अगर रीट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टी शेयर? मैं अगर आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आप एज अ डेवलपर इन्वॉल्व होंगे या पहले एज अ बायर ऑफ रियल एस्टेट इन्वॉल्व होंगे? लॉजिकली स्पीकिंग हम लोग भी इसी तरह से हुए एज अ ग्रुप कि पहले जिस प्रोडक्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, पहले वो प्रोडक्ट तो खरीदो, उसको इस्तेमाल तो करके देखें। सो मेरा ख्याल है पहला स्टेप यही होता है कि आप रियल एस्टेट बाय करके देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करती है, वो बिक जाती है बाजार में, वो रेंट पे चढ़ जाती है, रेंट रिकवर हो जाता है, मेंटेनेंस चार्जेस कितने आते हैं, वगैरह वगैरह। सो ये जो प्रॉपर्टी शेयर है ये आपको रियल एस्टेट बाय करने के लिए फैसिलिटेट कर रहा है कि आप पूरा अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते, आप सिर्फ 100 स्क्वायर फीट खरीद लें विद द सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो पूरे अपार्टमेंट वाले के हैं। ये एक हमने प्रोडक्ट बनाई और उसको पूरा स्ट्रक्चर किया और उसके लिए पूरे सिस्टम्स और एचआर वो तब इन प्लेस कर दिया। जो रीट बना रही है हमारी, रीट अपार्टमेंट्स कंस्ट्रक्ट करके बेच रही है। सो जो हमारी डेवलपमेंटल रीट्स हैं उसमें अगर आप यूनिट बाय करेंगे तो आप बेसिकली कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में शेयर होल्डर बन जाएंगे कि अब आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए जो अपार्टमेंट बना के बेच रही है। अगर आपने प्रॉपर्टी शेयर बाय किया तो आप उस प्रॉपर्टी के ओनर बन गए जो वो रीट बना के बेच रही है। सो एक तरफ हम सप्लायर हैं और एक तरफ हम बायर हैं। सो हाउ हम डज दैट कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक राइट दूसरे को। हाउ डज दैट सॉर्ट ऑफ अगेन वर्क, बिकॉज दैट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ इशूज। एक अपार्टमेंट है 1500 स्क्वायर फुट का है, 100 स्क्वायर फुट के हिसाब से 15 लोगों ने खरीद लिया। अब उसकी मैनेजमेंट किसके हाथ में है? वो रेंट पे जा रहा है, नहीं जा रहा, उसको कौन, मतलब अगेन उसको मैनेज कौन कर रहा है? उसकी लिक्विडिटी किस तरह मैनेज हो रही है? क्योंकि रीट इज सिंपल, राइट? इट्स अ वेरी स्मॉल शेयर, उसकी एक नेट वैल्यू है, उसकी एक डिविडेंड वैल्यू है, तो ऑटोमेटिकली वो मार्केट में इजीली ट्रेड हो जाता है। उसका इन्वेस्टर मार्केट में बहुत सारा बैठा हुआ है जो कि उस अकाउंटिंग को समझता है। जब एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, उसके अंदर एग्जिस्टिंग स्क्वायर फुटेज है जो कि आर्बिट्रेरी और रैंडम है इन मेनी वेज, के यार 100 स्क्वायर फुट है, उसका पता नहीं रिटर्न आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या होगा? तो my understanding is the liquidity will be comparatively less. Is that a solved problem? एक तो मैं आपके प्रोग्राम से जो चीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे
कि विड्रॉ नहीं करें। जब भी चैलेंज सामने आए तो विड्रॉ नहीं करें, एंगेज हों। एंगेज होंगे तो नॉलेज भी बढ़ेगी और सोल्यूशन भी निकलेगा। सो रियल एस्टेट में जो रीट आ रही है वो उस बिजनेस में आ रही है प्रोड्यूस करने की। जैसा मैंने कहा, आप ग्लोब रेजिडेंसी रीट का जब यूनिट खरीद रहे हैं तो आप उस टीम का हिस्सा बन गए जो अपार्टमेंट बना के बेच रहे हैं। जब आपने प्रॉपर्टी शेयर खरीदा तो आप उस अपार्टमेंट के बायर बन गए, राइट। अब इस अपार्टमेंट में ये जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो आती क्यों हैं? क्योंकि वो चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए आती हैं। आप जिस मुल्क में बैठे हैं वहाँ अगर 100 रुपए की प्रॉपर्टी है और 20 रुपए आपके पास हैं तो 80 रुपए आपको मॉर्गेज मिल जाता है, और उस मॉर्गेज के ऊपर आप एक पेमेंट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में मॉर्गेज नहीं है। पाकिस्तान हैज़ द लोएस्ट मॉर्गेज इन द वर्ल्ड। मॉर्गेज नहीं है तो क्या करें? सो आप 18 यूनिट खरीदेंगे, 1800 स्क्वायर फीट, तो आपका पूरा अपार्टमेंट हो जाएगा। लेकिन आप 18 यूनिट नहीं खरीद सकते, तो आप क्या करें? आप 3 यूनिट खरीद लें और जब जब आपके पास पैसे आए आप मजीद यूनिट खरीदते रहें। ऐसा करके आप एक दिन पूरे अपार्टमेंट के मालिक भी बन जाएंगे। अभी क्या हो रहा था कि आपके पास 3 यूनिट्स के पैसे थे, वो आपने बैंक में रखे हुए थे, जहां पे आपको 4-5% का रिटर्न आ रहा था, और बाय द टाइम आप अपार्टमेंट खरीदने के लिए पैसे जमा करते थे वो कीमत बढ़ जाती थी, क्योंकि हर साल कीमत 15-20% से बढ़ रही है। आपकी सेविंग पे रिटर्न आ रहा है 5-6% का, तो आप हमेशा चेस कर रहे थे मार्केट को। तो हमने एक प्रोडक्ट बनाई कि आपके पास जितने पैसे हैं उससे उतनी तो रियल एस्टेट खरीद लें, ताकि आपके उन पैसों पे तो रियल एस्टेट लिंक्ड रिटर्न आए। फिर जूं जूं पैसे आए आप मजीद यूनिट्स खरीदते रहें, और जब तक नहीं आ जाए तो ये प्रॉपर्टी जब रेंट आउट होगी तो ये आपके हिस्से का रेंट आपको देती रहेगी। जो इसमें एप्रिसिएशन होगी वो एप्रिसिएशन आपकी प्रॉपर्टी शेयर की प्राइस में रिफ्लेक्ट होती रहेगी। और जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर्स कहीं ज्यादा हैं बनिस्बत स्टॉक्स के इन्वेस्टर के। स्टॉक में तो सिर्फ 6 लाख इन्वेस्टर हैं, प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर करोड़ों में हैं। सब लोगों को रियल एस्टेट परचेज ज्यादा समझ में आता है और उनको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कम समझ में आती है। तो इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट बनाई कि आपके पास जितने पैसे हों, आप जितनी रियल एस्टेट खरीद सकते हो उतनी तो खरीद लें, नंबर 1। नंबर 2, इसको मैनेज कैसे करें? तो उसके लिए एक प्रोफेशनल सेटअप बनाया। वो प्रोफेशनल सेटअप है, रेगुलेटेड एंटिटीज हैं कि वो रेंट आउट करेंगी। ये हमारा बिजनेस है। एज अ रीट मैनेजमेंट कंपनी हम डॉल्मेंट को भी रेंट आउट करते हैं, हम अपार्टमेंट्स को भी रेंट आउट करेंगे। वहां से रेंट कलेक्ट करेंगे, आपके हिस्से का रेंट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एक बिजनेस है। आपको स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, मैनेजमेंट टीम चाहिए सिक्योरिटी के लिए। वो हम लोगों ने एक स्किल डेवलप की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टीट्यूशनल, के वो उसको प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे। सो हम बेसिकली एक आम आदमी को इनेबल करना चाह रहे हैं कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट को बाय कर सके। सो उसके लिए प्रॉपर्टी शेयर क्रिएट हुआ है। आई अंडरस्टैंड। सो एसेंशियली उसकी वो प्रोडक्ट का मिजाज ही फ़र्क है। वो फिर आपको देख के घुसना पड़ेगा कि यार मुझे लॉन्ग टर्म एसेट बनाना है तो मैं प्रॉब्ली प्रॉपर्टी शेयर में जाऊँगा। मुझे अगर बस पैसा इन्वेस्ट करना है कि वो सेव रहे, प्रोटेक्टेड रहे, और अगले साल अगर मुझे चाहिए बच्चे के एजुकेशन के लिए तो मैं निकाल लूँ, तो दैट्स प्रॉब्ली रीट इज़ मोर यूजफुल ओवर देयर। 1 मिनट अगर आपका लूंगा, जी, जी। तो इन्वेस्टमेंट्स का बिजनेस भी रिलेटिवली नया बिजनेस है, कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। लोग अभी सीख रहे हैं कि इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। तो वो भी हमको एजुकेट करने की ज़रूरत है। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो डिफेंस में रहते हैं। जब नया नाज़िमाबाद लॉन्च हुआ तो उन्होंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। क्यों? वो कहते थे यार हम वहाँ जाके थोड़ी रहेंगे। तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि वो इन्वेस्टमेंट है, वो ओनरशिप के लिए आप नहीं ले रहे हैं। सो जब नया नाज़िमाबाद की वैल्यू अप्रिशिएट हुई बहुत ज़्यादा और डिफेंस की वैल्यू उतनी अप्रिशिएट नहीं हुई, तो वो रिग्रेट कर रहे हैं। सो वो जो पर्सपेक्टिव है वो इम्पोर्टेंट है कि वो डेवलपमेंट जो कंप्लीट हो जाए। ये जी एक रूल तो होता है कि पाकिस्तान में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्यूट शॉर्टेज है। घर, दफ्तर, सिनेमा, मॉल, वेयरहाउस, हॉस्पिटल, होटल, यू नेम इट। मैं तो कह रहा हूं अगर हम कोई और काम ना करें, सिर्फ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना शुरू करें, तो शायद हम 50 साल लगेंगे हमको
रिक्विजिट लेवल पे आने में। कुछ स्टेटिस्टिक्स होती हैं जो बहुत शॉकिंग होती हैं। पाकिस्तान में हर 5 साल में हम एक ऑस्ट्रेलिया ऐड कर रहे हैं पॉपुलेशन का। Every 5 years we are adding an Australia to our population. अब आप इमेजिन करें कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जितना इंफ्रास्ट्रक्चर रिप्रोड्यूस करना हो तो क्या हम 5 साल में कर सकते हैं या हम 10 साल में कर सकते हैं। एक्यूट शॉर्टेज है, यानी हैरत होती। मुझे कभी लगता है कि मसला इतना बड़ा हो गया है कि उससे बचने के लिए पॉलिसी मेकर्स कंबल ओढ़ के सो गए हैं कि भाई ये मसला हमसे नहीं हल होगा, लेकिन इसको आप अवॉइड कर नहीं सकेंगे। वो हल तो उसको होना है। सो डू यू थिंक ये अगेन मुझे ऑब्वियसली लगता आप है कि उसको इन्वेस्टमेंट के थ्रू तो you're creating different innovative vehicles to sort of solve that in a way, बिकॉज आपने अट्रैक्ट करना है कैपिटल को, और आपने कैपिटल को अट्रैक्ट एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ करना है, लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ करना है। आपने थोड़ी देर पहले बोला कि मॉर्गेज अनफॉर्चुनेटली वी हैव वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स इन द वर्ल्ड, एंड इसके ऊपर ज़ाहिर है मैं थोड़ा सा आई अप्रोच दिस डेलिकेटली बिकॉज वो फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी लिसनर, बिकॉज वो उसमें एक इंटरेस्ट का आंसर आ जाता है, उसके अंदर वो आ जाता है, तो उसके अंदर देर इज़ अ ऑल्टरनेटिवली देर इज़ एन इस्लामिक फाइनेंस का पूरा एक विंग एग्जिस्ट कर रहा है जो कि उसको उस तरीके से चलता है, सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू व्हाट यू गाइज आर डूइंग राइट। क्या हुआ, कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी ओनरशिप होती रहती है और अदरवाइज आप रेंट दे रहे हैं। इफ़ आई वर टू हैव यू गाइज डन सम वर्किंग ऑन दैट कि यार लेट्स assume, I mean, what's the impediment to mortgage? अगर तो वो impediment ये है कि मतलब लीगल फ्रेमवर्क का मसला है, आपका जस्टिस सिस्टम का मसला है, अगर कोई लेके बैठ गया तो आप वापस बैंक ले नहीं सकता, क्या इस किस्म की रिक्वायरमेंट्स थी, या वो जो आपके मनी प्रिंटिंग ऐसी है कि 10% 12% जो इन्फ्लेशन हो रही है उसकी वजह से वो वारा ही नहीं खाता। 12% का आपका मतलब, मैंने एक छोटी सी क्विक अकाउंटिंग की ना अभी, 12-18% का अगर आपका उसका साल का आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो जस्ट द नंबर। मैं यूएस में बैठा हूँ, आपने बिल्कुल सही हवाला दिया। जिस घर में मैं इस वक्त हूँ, इस घर का रेंट या इस घर की मॉर्गेज पेमेंट दोनों सेम है, राइट। अगर मेरे पास इस वक्त डाउन पेमेंट हो तो मैं डाउन पेमेंट दूंगा बैंक को, और इस वक्त हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट चल रहा है, लेकिन मैं वो डाउन पेमेंट दूंगा 25%, और मुझे वो जो मैं रेंट का पैसा दे रहा हूँ मैं मॉर्गेज में देना शुरू कर दूंगा। बाय एंड लार्ज मेरे लिए सेम है। हाँ, मेरे ऊपर थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ होम ओनरशिप मेंटेनेंस वो बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में ऑन एवरेज जिस प्रॉपर्टी को जो 80,000 90,000 का रेंट है, वो प्रॉपर्टी मुझे 30 साल के मॉर्गेज में 3.5-4 लाख पर मंथ पे पड़ेगी। सो देन द अकाउंटिंग इज वेरी क्लियरली डिफरेंट, एंड सो आई एम क्यूरियस व्हाट इज योर थॉट एज समवन ऑब्वियसली एज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड, कि मॉर्गेज क्या पॉसिबल ही नहीं है, या उसका कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम है, या हमारी इकोनॉमिक्स ऐसे सेट हुई हुई है कि जिसकी वजह से वो कंड्यूसिव नहीं बनाती इसको। 2 अशार अगर मैं आपसे शेयर करूं, एक मुनीर नियाजी साहब कहते हैं कि बस्तियों में शहर की बेज़री का जुल्म था। लोग अच्छे थे, यहाँ के अहले ज़र अच्छे न थे, तो अहले ज़र मैं उनको कह रहा हूँ जो कुछ कर सकते हैं वो कर नहीं रहे हैं। इसी तरह एक और शेर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसीलिए तो मेरा गांव दौड़ में हारा, जो भाग सकते थे बैसाखियां बना रहे थे। तो प्रॉब्लम जो है वो ओवरऑल सिस्टम में है। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान का फाइनेंशियल पिक्चर देखें तो क्या है, 90% फाइनेंशियल एसेट्स आर विद द बैंक्स, और उसका 60% से ज्यादा उन्होंने गवर्नमेंट को लोन आउट किया हुआ है। सो कोई काम नहीं हो रहा है। क्रेडिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें, लोएस्ट है। कोई स्टडी में देख रहा था कि 300 बोरोअर हैं जो 80% क्रेडिट लिए हुए हैं। सो क्रेडिट नहीं है। कैपिटल मार्केट डेड है। 6 लाख इन्वेस्टर्स का मतलब होता है जीरो 25 करोड़ की पॉपुलेशन में। सो पूरा जितना भी फाइनेंस है वो गवर्नमेंट में चला जाता है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसका एडमिन एक्सपेंस, डिफेंस, डेट सर्विसिंग, साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं। वो साइकिल से निकलें कैसे, तो लोग अपना अपना हल निकालते हैं। मुजम्मिल साहब यूएस मूव कर जाते हैं, जो अपने बच्चों को बाहर भेज पा रहा है वो बाहर भेज पा रहा है। फ्रीलांसर्स की एक कम्युनिटी इवॉल्व हो रही है, और उसमें छोटे शहरों के लोग भी इन्वॉल्व हैं। अभी कल ही मैं सुन रहा था, ये ठट्ठा बदीन के इलाके से एक बच्चा जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट फ्रीलांसर बना है। सो फ्रीलांसर्स की कम्युनिटी है जो इवॉल्व हो रही है। सो हम लोग ऑर्गेनाइज ऐसे हो गए हैं
कि जो हमारे कलेक्टिव मसाइल थे उसको हम अपने ज़ाती लेवल पे एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि कलेक्टिव प्रॉब्लम्स का कलेक्टिव सोल्यूशन होना ज़रूरी है। लेकिन जब गुर्बत होती है, ज़ाहिर है, तो उसमें ऐसे ही होता है कि आदमी अपने आप के इंटरेस्ट पहले प्रोटेक्ट करता है। सो वो किसी को कलेक्टिव वो लेना पड़ेगा। उसमें लोगों ने हल निकाला कि हम ग्रुप्स बना लेते हैं। हम पूरे मुल्क की एजुकेशन ठीक नहीं कर सकते, हम एक टीसीएफ तो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप टीसीएफ के नंबर देखेंगे सिटीजन फाउंडेशन के, तो आपको 20-25 टीसीएफ चाहिए पाकिस्तान का मसला हल करने के लिए। सो प्रॉब्लम बड़े होते जा रहे हैं, हम लोग छोटे होते जा रहे हैं, और फिर उसमें बेस्ट चॉइस ये होती है कि आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। तो ज़्यादातर लोग वो कर रहे हैं। तो उसमें जो लोग ज़्यादा बेहतर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो अपने आप को ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए आपको नज़र आता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच होते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको आप ग्लोबली कंपेयर करेंगे तो वो भी रिच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो उसी इकोनॉमी का पार्ट है। सो अगर आप पाकिस्तान के टॉप 25 बिजनेस हाउसेस को जमा करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो इंडिया के किसी एक कंपनी से छोटे होंगे। तो हम कलेक्टिवली सब छोटे हो रहे हैं, बट उसके अंदर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो इंडिविजुअली बड़े हो रहे हैं, हालांकि वो बड़े हो नहीं रहे हैं, बिकॉज बॉल ही छोटी होती जा रही है। आपका शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में श्रिंक हो रहा है। सो ये पॉलिसी मेकर्स को बैठ के सोचना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कई दफ़ा ऐसा लगता है किसी के आप पाकिस्तान के सर खोल के दिमाग को उल्टा करके रख दें, तो फिर हम सीधा सोचने लगेंगे। वो हम लोगों को करना पड़ेगा, हम लोग कर नहीं रहे हैं। अगर मैं यानी आपसे रोटेट सरकार करके परेशान स्पेसिफिकली है। पूछूं। सरकार, पता है सरकार की शाबाश क्या होती है कि हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में खर्च किया, हम सिंध के अस्पतालों में फ्री इलाज दे रहे हैं। यानी मोहम्मद एजाज अगर खुदा न खास्ता बेरोज़गार हो जाए, तो मुझे 1200 रुपए का या 1000 रुपए का वजीफ़ा दे के तो तस्वीर खिंचती है। लेकिन अगर मैं कोई एक्टिविटी शुरू कर दूं, मैं घर बनाना शुरू कर दूं, तो मेरे पास 15 एजेंसीज आके पूछेंगी कि आपने कैसे बनाना शुरू किया, आपके पास अप्रूवल है? भाई आप ये देखें कि मैं कानून को वायलेट तो नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो ये। लेकिन वो नहीं देखेंगे, वो पूछेंगे अप्रूवल लिया नहीं लिया, फिर आपके पैसे कहाँ से आए? सो पाकिस्तानियों का पैसा दुबई में इन्वेस्ट हो रहा है, सबको पता है, लेकिन वो पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं हो सकता है। वो तो कुछ कुछ गलत है हमारे साथ, और बहुत सिंपल चीजें हैं गलत हैं। कि भाई कमरे में अगर अंधेरा है तो क्या हल है? भाई स्विच को ऑन करना है, तो बस वो लाइट ऑन हो जाएगी। लेकिन आप बोले नहीं, स्विच तो ऑफ पे ही रहेगा, आप लाइट ऑन करके दिखाएं, तो भाई नहीं होगी। हमारे तो प्रॉब्लम एक्चुअली इतने सिंपल हो गए। अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली कह सकूं, चले आपने कहा कि मॉर्गेज का, मैंने आपसे इसलिए कहा कि आपने कहा जी सिस्टमिक चेंज की रिक्वायरमेंट है। मैं अगर आपसे कहूं मुझे 3 चीज़ें ऐसी बता दें जो कि आपकी अगर कोई पॉलिसी मेकर के कान में चली जाए, तो क्या चीज़ें होंगी? मतलब आप कोई रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यार बैंक्स को फोर्स करें कि वो एटलीस्ट एक्स अमाउंट ऑफ क्रेडिट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दें। एक साहब आए अभी 2-4 दिन पहले, उन्होंने कहा कि जी फ्रैक्शनल रिजर्व का निज़ाम ही ख़त्म कर दें, क्योंकि वो निज़ाम ही नहीं है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वो देयर आर बंच ऑफ पीपल सेइंग बंच ऑफ थिंग्स, बिकॉज़ एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि यार वो जो डेट साइकिल है वो कंड्यूसिव नहीं है ग्रोथ के लिए। वो बस आप एक रोटेट मारी जा रहे हैं। एक एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है जहाँ पे कोई काम नहीं करता और उसको पैसे दे ही जाते हैं, और वो पैसा जो है ना वो घूम घुमा करके वो कुछ चंद लोग हैं वो पार्क करके बैठे हुए हैं। आई अंडरस्टैंड। अगर उस पैसे को आपने इंसेंटिवाइज करना है टू गो टू द प्राइवेट सेक्टर, एंड पर्टिकुलरली जैसा कि आपने बोला कि जी मुझे डेवलपमेंट चाहिए और मुझे 12 मिलियन यूनिट्स चाहिए, और मुझे वो जो फ्रीलांसर बच्चा है वो 30 साल गुजारने के बाद एक घर में ना जाए, वो आज एक घर में चला जाए और वो आहिस्ता आहिस्ता उस घर को यूटिलाइज करे और 30 साल वो एंजॉय करे उस घर को, राइट? उसकी इस्तिताअत है, डॉलर में कमा रहा है। उसके लिए 3 क्या ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जो कि स्पेसिफिक, क्योंकि मैंने ना 550 कॉन्वर्जेशंस की हैं पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के लीडर के साथ। एक चीज़ से ना मैं डबल डाउन करता हूँ, जब मुझे वो कहते हैं कि पॉलिसी को बेहतर होना चाहिए, मैं कहता हूँ सर मुझे बता दें क्या पॉलिसी है, बिकॉज हम सरफेस से आगे ही नहीं जा पा रहे। सो जस्ट 3 थिंग्स इफ यू कैन सजेस्ट, आई वुड लव टू एटलीस्ट हैव अ नंबर एक कॉन्वर्जेशन स्टार्टर इन द फ्यूचर। नंबर एक, मैं हूँ रियल एस्टेट के बिजनेस में, तो पहले तो हम्म। मैं अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहता हूँ, ठीक है? हम्म। रियल एस्टेट में टैक्स कलेक्शन एक इशू है कि लोग टैक्स पे नहीं करते, ये हुकूमत का ख्याल है। अगर आप पॉलिसी देखेंगे तो उसमें जो प्रिस्क्राइब टैक्सेस हैं वो आम इंडस्ट्री से ज़्यादा हैं, लेकिन ये सबकी नॉलेज में है कि लोग इसको इवेट करते हैं।
इवेजन का रास्ता भी हुकूमत ने दिखाया है, ठीक। उसका एक टूल बना, इस पे बहुत सारा काम हुआ। और ये एक नहीं, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में अक्सर ये भी मैंने देखा है मीटिंग्स में कि मामला इकोनॉमिक्स का है और एड्रेस उसको अकाउंटेंट कर रहा है। मामला मामला इंजीनियरिंग का है और लॉयर अपना तबसरा कर रहा है। अच्छा, जो एब्स्ट्रैक्ट फील्ड्स हैं, मार्केटिंग है फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक्स है फॉर एग्जांपल, वो तो ज़्यादा मुश्किल है समझना। मैंने तो यहाँ ये भी देखा है कि इंजीनियरिंग का मामला जो है वो डॉक्टर देख रहा है या डॉक्टरी का मामला इंजीनियर देख रहा है। यहाँ तक मैंने ग्लेयरिंग वो देखे हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो हमारे प्रॉब्लम्स क्या थे कि आप डॉक्यूमेंटेशन को इनकरेज करें। सो रीट के रेगुलेशंस बनाए गए और इसमें मल्टीलैटरल एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि जो भी हम पॉलिसी बनाते हैं वो तमाम ये लोग देखते हैं, आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो। उसमें एक क्लॉज डाला गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू रीट will not be a capital gain tax matter। क्योंकि ये सबको मालूम है कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी अंडर स्टेट होती हैं। आप 100 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कागज पर लिखा होता है 10 रुपए। आज आप उसको रीट में ट्रांसफर करेंगे तो वो 100 रुपया तो आएगा, तो वो बोलेंगे 90 रुपीज पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो ये एग्री हुआ कि सेक्शन 99A डाला गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि रीट को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, राइट। ये क्लॉज यूज नहीं हो सका बिकॉज रीट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सीधा नहीं था। वो फ्रेमवर्क सीधा होता है 2022 में, और ये जो 99A है ये 3-3 साल के लिए रोल ओवर होता है। वो 2023 में उसको रिव्यू होना है, रिन्यू होना है, और उसको नहीं किया गया। तो अब वो 99A ना होने की वजह से, मैं आपसे एक स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करूं, डोलमन मॉल लाहौर है, उसको हमने बनाया कि इसको बना के रीट में ट्रांसफर करेंगे, राइट। 50 बिलियन रुपीस उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई, 5 साल हमको लगे उसको ऑपरेशनल करने में, और आज के दिन में वो 7 बिलियन की ऑपरेटिंग इनकम जनरेट कर रहा है। 7 बिलियन को 7% पे आप कैपिटलाइज करेंगे तो उसके मार्केट वैल्यू 100 बिलियन रुपीस है। अब जो उसके ओनर हैं वो एक कंपनी के स्ट्रक्चर में बैठे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि इसको आप रीट में ट्रांसफर कर दें। उनको एक्सप्लेन किया, उन्होंने एग्री कर लिया कि इसको हम रीट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसको रीट में ट्रांसफर करने की कॉस्ट आपको मालूम है क्या है? 24 बिलियन रुपीस। यानी एब्सर्डिटी को मैं क्वांटिफाई करके बता रहा हूं। और इसमें जो ओनर्स हैं उनको 1 रुपया उनके हाथ में नहीं आएगा। उनके पास अभी कंपनी के शेयर्स पड़े, वो शेयर्स चले जाएंगे और रीट के यूनिट्स आ जाएंगे और कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन इसकी कॉस्ट 24 बिलियन रुपीस होगी। क्यों? 99A को वो रिन्यू नहीं कर रहे हैं। खूबसूरत एसेट्स बन रहे हैं, वो सिर्फ चंद हाथों में रहेंगे, वो निकलने ही नहीं देंगे आप मार्केट में आने का। स्पेसिफिक में आपको एक इशू बताया, सीमेंट की प्राइसेस आप चेक कीजिएगा, पाकिस्तान में सीमेंट की प्राइस कम है। क्यों? कि 100 रुपए का सीमेंट बिकता है तो 55 रुपए टैक्स है उसके ऊपर। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप टैक्सेस के जरिए क्यों बढ़ा रहे हो? समझ से बालातर है। आप इनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि आप इवेजन करो। अभी जो हमारा टैक्सेशन का रिजीम है वो ऐसा है कि अगर आप पूरा टैक्स पे कर रहे हो तो लोग समझते हैं आप बेवकूफ हो। आप टैक्स, यानी सबको मालूम है कि टैक्स इवेड हो रहा है, सबको मालूम है कि ये पैसा बाहर जा रहा है। वो पाकिस्तान में यूज नहीं हो सकता, वो पैसा बाहर जाएगा, वो दुबई और लंदन और यूएस की प्रॉपर्टीज में लगेगा, और हुकूमत जो है वो दूसरों से बोरो करके लाएगी और फिर उसके बारे में मार्केट पे करेगी। यानी मैं बता रहा हूं कि एक्चुअली मुझे लगता है कि न्यूरो सर्जन्स चाहिए जो खोपड़ी को उल्टा करके रख दें कि भाई ऐसा सोचो। ये सीरियस इश्यूज हैं और बिल्कुल स्पेसिफिक सी बात है। बैंक्स प्रॉफिट कर रहे हैं, बैंकों को हुकूमत टैक्स कर रही है। जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो रियल एस्टेट में नहीं लग सकता है। बैंक में पड़ा हुआ है करंट अकाउंट में, वही पैसा प्रॉपर्टी में लगेगा तो पूछेंगे कहां से आया है, उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, कल्चरली नहीं दे सकते हैं। यानी अगर मेरे 5 भाई हैं तो एक भाई दूसरे भाई की मदद करता है तो अपने बराबर वाले भाई को नहीं बता पाता है, कल्चरल इशू है, वो नहीं बता पाएगा।
लेकिन बैंक से पैसे निकल कर आके लगेंगे, वो नहीं लग सकते। आप उससे मस्जिद बनवा सकते हो, आप उससे चैरिटी कर सकते हो। सो जो जो चीज़ें आप अलाउ कर रहे हो वो चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक तो पहले हम ये मान लें कि हम जैसे हैं वो अपनी वजह से हैं, इसमें और कोई जिम्मेदार नहीं है। पॉलिसी को पढ़ें, उसका मतलब निकालें क्या है। और ये स्पेसिफिक बात मैंने आपको बताई, बैंकों का 10% अगर एसेट घरों की फाइनेंसिंग में लग जाए तो क्या प्रॉब्लम है। वो नहीं कर रहे हैं। बैंक्स भी बैंकिंग नहीं कर रहे हैं, ओटी बिल खरीद रहे हैं, जो कि काम नहीं है। उससे उनकी अपना स्किल सेट खराब हो रहा है। क्रेडिट की असेसमेंट का, क्रेडिट टू एसएमई का क्रेडिट देखिए पाकिस्तान में श्रिंक हो गया है। आप समझिए जो इस वक्त रेगुलेशन का चैलेंज है वो है डीरेगुलेट करने का। यानी आपको ऐसी रेगुलेशन बनानी है जो डीरेगुलेट कर दे और फ्री कर दे लोगों की पार्टिसिपेशन। दुनिया में यही हो रहा है, हम कुछ और कर रहे हैं। और फंसे हुए हैं। मैं ख़त्म करूँगा यहाँ पर। we're at the 1 hour 12 minute mark. I have one last question. Do you think this can sustain forever? Because in my study of Asian developing markets that have moved on towards middle income countries, nature has its own very interesting way of unraveling the system sooner or later. या आप खुद रिफॉर्म करते हैं और आप सोसाइटी को ले जाते हैं एक एफिशिएंसी की तरफ, या सोसाइटी वायलेंटली केओटिक तरीके से रिफॉर्म होती है और इवेंचुअली उसने अपना रास्ता निकालना होता है, खासकर फॉर अ कंट्री द साइज ऑफ पाकिस्तान, जहां पर आपने बोला कि हर साल एक ऑस्ट्रेलिया ऐड हो रहा है। तो आई अंडरस्टैंड कि हर 10 साल में। पोस्ट कलोनियल एक हमारा डीएनए है, पूरे एशिया का था, तो हर जगह पे पहले रेंट सीकर्स ने अपना एक इनएफिशिएंट ट्राइंग टू गेट ईच अदर्स पाए वाला सिस्टम चलाया। फिर इवेंचुअली अनरेवलिंग हुई और उसके बाद इवेंचुअली पाए आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना शुरू हुआ। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिचुएशन सुन के तो एक आम यंग बच्चा सुनता है, वो कहता है कि यार ये तो अंकल आपने तो बस ख़त्म ही कर दिया सब, फिर क्या फ़ायदा। या दूसरा तरीका ये है कि यार ये है तो मसाइल, या तो ये खुद कर देंगे तो जल्दी फिक्स हो जाएगा, वरना एक इनएविटेबिलिटी फैक्टर स्टिल है। मेरा तज्जिया ये कहता है कि सूनर और लेटर ये इनएविटेबिलिटी अब बेक्ड इन है फॉर अ कंट्री द साइज ऑफ पाकिस्तान एंड द इकोनॉमी द साइज ऑफ पाकिस्तान। बट आईड लव टू नो योर थॉट ऑन दिस। मुझे ऑस्कर वाइल्ड की एक सेइंग बहुत अच्छी लगती है कि एवरी जनरलाइजेशन इज रॉन्ग इंक्लूडिंग दिस वन। सो जनरलाइज तो नहीं कर सकते नहीं कर सकते। और ये कि 100 साल के बाद क्या होना है वो नज़र नहीं है। गुर्बत जो है वो हर चीज़ में फिर आने लगती है। पहले तो आपकी इनकम में आती है, फिर खुराक में, कपड़ों में, घर में, फिर वो सोच में भी आ जाती है। यानी 20 साल पहले हम जिन जगहों पे कराची में 7 स्टार होटल बनाने की बात करते थे, वहाँ आप 3 स्टार होटल की बात भी नहीं कर रहे हैं। सोच हमारी नीचे आ गई है, इतना हम गुर्बत में चले गए हैं। जैसे आपने बताया कि एक साहब ने कहा कि रिजर्व बैंकिंग नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में तो डिबेट ही नहीं हो रही है, तो आपको पता ही नहीं लगे कि अच्छा बुरा, सही बुरा इकोनॉमिस्ट कौन है। तो एक तो ये करें कि जो पाकिस्तानीज ओवरसीज रहते हैं वो थिंक टैंक्स बना के बात करें, लेकिन उनकी बात समझने वाले भी नहीं हैं। यानी आतिफ मियाँ एक अच्छा इकोनॉमिस्ट है, हम उसके रिलीजियस बिलीफ पे चले गए। भाई वो डॉक्टर है, वो आपकी एक बीमारी का इलाज बता रहा है, और फिर वो जो बात कर रहा है उसकी बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमें मालूम ही नहीं है कि वो क्या बात कर रहा है। सो वो सिस्टम जा रहा है। अब हो सकता है कि यही हो कि सिस्टम पहले नीचे जाएगा, चीज़ें ख़राब होती हैं, उसके बाद वो सही होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पाकिस्तान में 35 to 65 की एज वाला ब्रैकेट है ना, इन लोगों को कुछ करना चाहिए, बिकॉज ये लोग बाहर जा नहीं सकते और यहाँ पे ये लोगों के पास एनर्जी है काम करने की। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब ज़ीरो हो रहा है, यहाँ पे अभी भी अच्छे काम हो रहे हैं। आरिफ हबीब ग्रुप यहीं बना है, डॉलमैन यहीं बना है, लकी यहीं बना है, निशात वाले ये सब सक्सेसफुल यहीं काम कर रहे हैं। और अभी मैं ऐसे यंगस्टर से मिलता हूँ, उनके पास आइडियाज़ हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम हो कम रहा है और वो प्रोपोगेट भी नहीं हो पा रहा है कि अच्छी मिसालें निकलें। टीसीएफ की बच्ची पढ़ के हार्वर्ड चली जाती है, अभी भी हो रहा है। हमारा आदमी जो है वो स्टार्टअप बेच देता है एलोन मस्क को,
और वो भी कराची का निकला हुआ है। तो सब चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि ऑल डूम ग्लूम, लेकिन ये कि चीज़ें बहुत बेहतर की जा सकती हैं और बहुत कम एफर्ट्स के साथ, बस वो करने की ज़रूरत है। सो वो एक हम स्ट्रगल में रहेंगे और वो करते रहेंगे काम, परवरिश लौह कलम Makes a lot करते of sense. रहेंगे। I think change is inevitable. The pace of change can be argued upon. But Ijaz Saab, thank you so much for coming in and sharing all that insight. I again will reiterate, मैं generally कम करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि मुझे बड़ा clearly नज़र आती हैं. REIT is a great thing. You should definitely, everyone watching should go and study about it, learn more about it. पाकिस्तान को सिस्टम्स की ज़रूरत है, पाकिस्तान को स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा जो आम आदमी है, जो कि शायद अगर अपने आप को एक फील करता है कि यार मेरी तो कोई से ही नहीं है और मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो द ईजिएस्ट थिंग फॉर यू टू कंट्रोल एक्चुअली इज़ कि आप इंसेंटिव ड्राइव करें एक सोसाइटी के अंदर। एक अच्छाई को जब प्रमोट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करती है उस तरफ, और इस अच्छाई में मैं अल्लाह तवक्कल भी नहीं कर रहा, आपके पैसे बनते हैं, आपका फ़ायदा होता है। तो एक अच्छी चीज़ को जनरली, आई एम नॉट सेइंग गो एंड ब्लाइंडली इन्वेस्ट, all I'm saying is go and study, because it is the next evolution of how investments in property and construction will be happening, need to happen, and it's transparent, it's phenomenal. And Arif Habib Group obviously being at the forefront of it. So thank you so much for taking the time out and sharing all that insight. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। And for all of you guys, let me know in the comment section below, आप लोगों ने रीड का पहले सुना है कि आपने उसमें इन्वेस्ट किया है प्रॉपर्टी के अंदर? जनरली हाउ इज़ योर ओपिनियन नाउ? मैंने थोड़े स्टार्ट में भी पॉडकास्ट के बोला कि आप लोगों को अगर डॉलर्स की जो फर्दर डिवैल्यूएशन पोटेंशियली आ रही है उससे बचना है, तो कोशिश करें कि प्रॉपर्टी की तरफ थोड़ा सा अब आएँ, और ख़ासकर रेगुलेटेड प्रॉपर्टी की तरफ आएँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि देर इज़ अ बम्प कमिंग, सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर इनकम। बट नॉनदलेस कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.